सो है व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है ऋषि जायसवाल। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी यूनिवर्सिटी पर। और आज हम लोग लेक्चर लेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर 1 क्लास 10th। वन शॉट रिवीजन है, कोई लेक्चर वाइज नहीं चलने वाला। और इसके नोट्स में जल्द से जल्द आप लोग नोट्स ऑलरेडी अपने स्टडी यूनिवर्सिटी के टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, तो वहाँ पे जाके देख लो तुम लोग। ये डायरेक्टली लेक्चर होने वाला है जिनका भाई कुछ भी पढ़ के नहीं हुआ। भाई हमारा क्या होगा, जो देखा जाएगा ऊपर वाला देखा जाएगा, ऐसे वाले बच्चे हैं वो आए हैं यहाँ पे। तो मेरा काम है आप लोगों को पास आउट तो भी करा देना, ठीक है। और टेंशन मतलब ये इस लेक्चर के बाद तुम लोग पास आउट हो ही जाओगे। और अगर बच्चों ने पढ़े मतलब ऑलरेडी उनका पढ़ के हो चुका है तो भाई कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तुम देखो टॉप तो मार ही दोगे जाके आप। और इसके बाद से क्या, और अगर तुमको कोई क्वेश्चंस वगैरह पूछना है ना, बहुत सारे बच्चे ना मेरे को पर्सनली आके पूछते हैं, क्योंकि उनके पास क्या होता है ना कि नंबर नहीं होता है मेरा, और मैं अपना फ़ोन नंबर किसी को दे नहीं सकता हूँ। तो क्या सीन हो जाता है कि वो मेरे पर्सनली आके मेरे को पूछते, भैया वीडियो कब डालोगे। ऐसा ही एक बार हुआ कि 2 दिन पहले एक बंदा आया और उसने मुझे पूछा कि भाई यार हमारे 10th क्लास है, बोले वन शॉट रिवीजन नहीं शुरू करोगे क्या, बोले आप। तो मैं बोला अरे यार भाई, क्योंकि अब मैं आपको बता दूँ तो अभी फ़िलहाल मेरे पापा की डेथ हुई है, तो मैंने बीच में वीडियोस डालना बंद कर दिए थे। और जिस वक्त वो आया ना, उस वक्त समझ जाओ ना कि क्या हो रहा था, क्या चल रहा था। इसलिए मैंने थोड़ा सा वेट करने के लिए कहा था। और मुझे भी पता नहीं था कि ऐसा वन शॉट रिवीजन के टाइम पे तुम्हारे ऐसा हो जाएगा, तो कोई नहीं। लेकिन टेंशन मत लो, मैं कर दूंगा तुम्हारा सब कुछ। तो चलो फिर कंटिन्यू करते हैं, वही बिना टाइम पास के मैं ग्रेविटेशन चैप्टर पूरा ख़त्म कर दूंगा। और हाँ, शॉर्टकट में पढ़ाने वाला हूँ, तो एकदम मेरे से एक्सपेक्टेशन मत रखना तुम लोग कि भाई मैं पूरा डीपली लेके जाऊँगा फिर बाद में तुमको आराम से समझ में आने। ऐसा है तो भाई तुम लोग जाके अदर यूट्यूब चैनल पर जाओ, वो लोगों ने लेक्चर्स बनाए होंगे उनके देखो, फिर समझ लो इसको देखने के बाद। हम्म? चलो फिर देखो, व्हाट इज़ ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशनल फोर्स। अब भाई ये ग्रेविटेशन क्या है और ग्रेविटेशनल फोर्स, अब ये दोनों में अंतर क्या है। कोई अंतर नहीं है, सीधी सी बात, दोनों एक ही है। बस वो तुमको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए ग्रेविटेशन रख दिया गया, ग्रेविटेशनल फोर्स रख दिया, जो कि दोनों एक ही बात है। अब देखो, मैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ रीड नहीं करूँगा, बट 3 ही लाइनें तो मैं रीड कर लेता हूँ। ग्रेविटी ऑल्सो कॉल्ड ग्रेविटेशन, ग्रेविटी को ही क्या नाम दे दिया गया, ग्रेविटेशन इज़ अ फोर्स दैट एग्जिस्ट अमॉन्ग ऑल मटेरियल ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। ये मतलब देखो पूरे यूनिवर्स में जितना भी मटेरियल है, मतलब पत्थर है, डस्ट है वगैरह, कुछ भी समझ जाओ, है उसके ऊपर ये काम करेगा, मतलब ग्रेविटी काम करेगी उसके ऊपर। इनका ये बोलना है। अब चलो आगे पढ़ते हैं। फॉर एनी टू ऑब्जेक्ट्स और पार्टिकल्स हैविंग नॉन ज़ीरो मास, मतलब कुछ देखो, जैसे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ना, उनको नॉन ज़ीरो मास होता है, मतलब वज़न ही नहीं होता है ना भाई। वज़न नहीं है तो वो तो थोड़ा धीरे धीरे आके नीचे गिरेगा ना। मतलब इस वजह से ऐसा मत फ्लोट करते हुए नीचे आ रहा है तो मतलब उसके पास उसको ग्रेविटी अप्लाई नहीं हो रही है, ग्रेविटी अप्लाई हो रही है इसलिए तो नीचे आ रहा है ना, लेकिन थोड़ी इसमें द फोर्स ऑफ ग्रेविटी टेंड्स टू अट्रैक्ट देम टूवर्ड्स ईच अदर। क्या करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है पकड़ लो, मैंने अरे यार मेरे पास एग्जांपल देने के लिए कुछ है नहीं, बट समझो, समझो ये एक पत्थर है और ना मैंने इसको नीचे फेंक दिया, 3rd फ्लोर से नीचे फेंक दिया, समझा। फेंक दिया मैंने, फिर क्या, वो कैसे जाएगा, ऊपर जाएगा कि ऐसा बाजू में चल जाएगा कि डाय चले जाएंगे, कहीं पे भी चल जाएगा क्या, नहीं ना, वो सीधा नीचे ही जाएगा। क्यों, क्योंकि ग्रेविटी अप्लाई हो रही है। अर्थ क्या कर रहा है, उसको नीचे खींच रहा है, बिकॉज ऑफ द वर्चुअल फोर्स। मतलब कोई भी एक फोर्स है जो कि धरती उसे लगा रही है, वो फोर्स क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, नॉर्मल बात है, ये सभी को पता है। तो चलो आगे कंटिन्यू। 1 मिनट। तो देखो क्या सीन है यहाँ पे कि अब एक सेकंड इसको मैं, अरे यार सॉरी,
इसको बंद कर देता हूँ तो 2 मिनट के लिए। अब देखो यहाँ पर मैं इसको ज़्यादा मैंने इतना रीड कर ही दिया है तो समझ जाओ कि यार ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है। कोई भी ऑब्जेक्ट को नीचे खींचता है, मतलब देखो तुम कैसे नीचे टिके हुए हो, तुम्हारे फूट्स कैसे टिके हुए नीचे, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। वो तुम्हें नीचे से ऊपर जाने ही नहीं देगा। वो यहाँ क्या स्पेस है क्या जहाँ पे वेटलेसनेस है? नहीं ना, यहाँ पे वेट तो लगेगा ना तुम्हारा वेट। मतलब यहाँ पे अगर धरती पे तुम्हारा वेट समझो 28 किलो है, तो वहाँ पे जाके वेट चेंज होगा। मतलब अगर समझो तुम मून पे चले गए ना, तुम्हारा वेट ज़रूर चेंज होगा, बट अगर धरती पर है तो वेट तुम्हारा अलग रहेगा। क्यों? क्योंकि ऐसा क्या है भाई, वेट कम ज़्यादा क्यों हो रहा है? सिर्फ वेट चेंज होगा तुम्हारा, ना कि मास। मास तुम्हारा वही रहेगा। तुम्हारा मास कितना है? 28 kg है। बस वेट तुम्हारा उधर एक से कम हो जाएगा, एक से ज़्यादा हो जाएगा वहाँ पे, उसकी बात है। समझ में? ऐसी फिज़िक्स होती है यार, ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें। ग्रेविटी ऑपरेट्स ऑन ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑल साइजेस, मतलब बताया उन्होंने यार, उसका साइज़ कितना है क्या है उससे मैटर नहीं करता, सब पे फोर्स लगेगा। फ्रॉम सब एटॉमिक पार्टिकल्स टू क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सीज, बता दिया हूँ, कुछ भी नहीं है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे। व्हाट इज़ फोर्स एंड मोशन? ये छिंदी टॉपिक है ना यार, ये क्यों डाला मैंने, जान दो। कोई नहीं, तुम लोगों को फोर्स और मोशन में बता देता हूँ अंतर क्या है। देखो एक सेकेंड, सॉरी। ये देखो, ये ऑब्जेक्ट है समझो, एक ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने एक फोर्स लगाया। क्या लगाया? फोर्स। ये सरका इधर से उधर तक गया, क्या हुआ? मैंने फोर्स लगाया, मतलब एक धक्का दिया उसको। फोर्स लगाना मतलब धक्का देना होता है। और ये ऑब्जेक्ट एक प्लेस से अनदर प्लेस पे जा रहा है, तो वो क्या कर रहा है? मोशन प्रोवाइड कर रहा है। यही है फोर्स और मोशन का अंतर। दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। समझा? और कुछ बताओ इसके बारे में, पता नहीं, पर लाइक कोई चीज़ है ही नहीं इसके बारे में, नॉर्मल बच्चों को पता रहता है ये। तो चलो, फोर्स इज बेसिकली अ पुश और पुल विच एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट और एनर्जी एज एन एट्रीब्यूट ऑफ फिजिकल एक्शन और मूवमेंट, बता दिया। कोई भी अगर तुम ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाओगे, पुश और पुल, मतलब तुम उसको उठाते हो या ढकलते हो, एक ही बात है, फोर्स लग ही रहा है। और दूसरी बात, इधर देखो, मोशन क्या है? इट हैपेंस व्हेन टू एंटिटीज आर कॉन्टैक्ट। फर्दर मोशन इज़ व्हेन अ बॉडी इज़ मूविंग, वही बताया। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, एक प्लेस से अनदर प्लेस पे जा रहा है, मूव कर रहा है वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाने के लिए, तो ये क्या है? मोशन। सिंपल सी बात है। डेफिनेशन सिर्फ 2 मार्क के लिए पूछेंगे तो डेफिनेशन 2 मार्क के लिए भी आ सकती है, 1 मार्क के लिए भी आ सकती है, क्योंकि कभी कभी ना दोनों क्वेश्चन एक साथ पूछ सकते हैं। जैसे यहाँ पे पूछा है व्हाट इज़ फोर्स एंड मोशन, तो ये क्वेश्चन 2 मार्क के लिए भी आ सकता है, या 1 मार्क इज फोर्स वॉट, उनके हिसाब से रहेगा। लेकिन 1 मार्क को कंसीडर करके जाओ, यहाँ से मिल जाएगा। सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रिपिटल फोर्स, भाई सर्कुलर मोशन तो पता है, सेंट्रिपिटल फोर्स क्या है भाई? रुक मैं बताऊंगा। सेंट्रिपिटल फोर्स में भी बहुत सारे कांड होने वाले हैं। देखो सर्कुलर मोशन क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, उसको गोल गोल घुमा रहे हो। जैसे ये देखो, एक सेकेंड, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको तुम ना ये रस्सी बांधे और उसको गोल गोल घुमा रहे हो, और ये तुम हो, उसको गोल गोल घुमा रहे हो, तो ये क्या है? सर्कुलर मोशन में। सर्कुलर मोशन मतलब फोर्स लगाया तुमने और मोशन क्या प्रोवाइड कर रहे हो? सर्कुलर, जो गोल गोल घूम रहा है, ये सर्कुलर मोशन है। अब भाई सर्कुलर मोशन समझ में आया, जो कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। अब हम उसको कौन सा फोर्स लगा रहे हैं? वो फोर्स का नाम है सेंट्रिपिटल फोर्स। सेंट्रिपिटल फोर्स लगा रहे हो उसे। अब सेंट्रिपिटल फोर्स है क्या, क्या यूज़ है, मैं सब बताता हूँ तुमको। देखो सेंट्रिपिटल फोर्स का कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं है, बस अगर तुम किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में घुमाना चाहते हो, तो उसे तुम्हें सेंट्रिपिटल फोर्स लगाना पड़ता है, एक हैंड के थ्रू, या तुमने बचपन में वो पंखा आता होगा ना, उसको ऐसा रब करके उड़ाते थे, ये जानते होंगे ना, उसमें भी सेंट्रिपिटल फोर्स लगता है। ये खेले होंगे यार, मैंने भी खेला हो बचपन में, मेरे को पता है वो क्या है। वो तुमने अपने बचपन में खेला होगा तो कमेंट में बताना। सेंट्रिपिटल फोर्स अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन मूविंग बॉडी एट एन एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन।
टेंडिंग टू मेक द बॉडी फॉलो अ सर्कुलर और कर्व्ड पाथ। बताया वो, उसको जब घुमाओगे पत्थर को तब कौन सा फोर्स लगेगा, सेंट्रिपिटल फोर्स लगेगा, सर्कुलर मोशन में घूमेगा, वही बताना चाहता है वो। एंगल ऑफ द डायरेक्शन मतलब जिस एंगल में घुमाओगे उस एंगल जाएगा वो। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी acting on a satellite in orbit is an example of a centripetal force. The friction of the tires of a car making us turn similarly provides centripetal force on the car. देखो तुमने कभी ये देखा होगा ना, कार में बैठे हो, ये छोड़ो कार में नहीं, बाइक में बैठे हो, कभी नहीं किया, उसके टायर्स को देखना, फ्रिक्शनल फोर्स अट्रैक्ट होता है जब टर्न लेते हैं हम, तब अपनी बॉडी भी इस तरफ पे मूव करती है, मतलब उसके अपोजिट साइड में मूव करती है। उस टाइम पे कौन सा फोर्स लग रहा है पता है, सेंट्रिपिटल। सेंट्रिपिटल फोर्स नहीं, मतलब घुमा रहे तब टायर्स को सेंट्रिपिटल फोर्स लग रहा है, और बॉडी कौन सा फोर्स अट्रैक्ट कर रही है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मतलब इसमें है तुमको दिया हुआ टॉपिक, लेकिन बहुत छोटा सा टॉपिक है, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल को बताया ही नहीं है इसमें, मतलब तुम्हारे 10th क्लास की बुक में, बट बहुत बढ़िया टॉपिक है, तुमको आगे तुमको पढ़ाया जाएगा, बहुत बढ़िया टॉपिक है। और बस इतना ही है, मतलब अगर तुम कार को देखो, कार को टर्न लेते हो तो तुम्हारी बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी, तो मतलब सेंट्रिपिटल फोर्स लगा, फिर उसी के बाद क्या लग गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। समझा, यही है, यही फंडा है, मैंने बोला था सेंट्रिपिटल फोर्स के भी फंडे है, समझा, ये फंडा है। देखो यहाँ पे वही दिया है, सर्कुलर मोशन के बाद चेंजिंग रेट ऑफ रोटेशन, ये पढ़ लेना तुम। अपन दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। एक बात बताओ, तुमने कैप्लर्स लॉ के बारे में सुना है, पढ़े होंगे ना रे। ये तो इजी है रे, ये टॉपिक पढ़े होंगे तुम लोगों ने, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, मैं पढ़ा देता हूँ, क्या बड़ी बात है। कैप्लर्स का फर्स्ट लॉ क्या है, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। देखो कैप्लर्स लॉ ऑफ ऑर्बिट्स क्या है, एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट विथ सन एज वन ऑफ इट्स फोकस। देखो फोकस पॉइंट देखा तुमने, देखो तुमको दिखाता हूँ, सॉरी एक सेकेंड, अरे क्या हो गया, सॉरी। ये देखो, ये एक फोकस पॉइंट है, और इससे यहाँ पे तुमने कुछ घुमा रहे हो उसको, मतलब समझो यहाँ पे सारे प्लैनेट्स हैं, ये ऑर्बिट है, और ये तुम्हारा अर्थ है, और ये सन है, ठीक है। अर्थ क्या कर रहा है, सन के अराउंड में चक्कर लगा रहा है, क्यों लगा रहा है, क्योंकि उसका सन एज वन ऑफ द फोके है, मतलब फोकस है, वो फोकस पॉइंट है ना, तो उसी के सर्कल लगाएगा ना वो एलिप्टिकल। तो यही फर्स्ट लॉ दिया गया, मतलब किसी फोर्स के थ्रू वो सन के अराउंड में चक्कर लगा रहा है, ये फर्स्ट लॉ है तुम्हारा। अब सेकेंड लॉ की तरफ चलते हैं, ईजी है, कुछ भी नहीं है, बस समझ के लेना है और कुछ नहीं, और यही लिख के आना है तुमको, पेपर में मिल जाएंगे 3 मार्क आराम से। कैप्लर्स लॉ ऑफ एरियाज, द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सन टू अ प्लैनेट स्वीप इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। देखो ये क्या है, समझ गया, एलिप्टिकल ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट है तुम्हारी, और यहाँ पे सारे प्लैनेट्स गोल गोल घूम रहे हैं, और बीच में सन है। अब जो डिस्टेंस ऐसा कवर कर रहा है, और ये क्या है, ये एरिया उसका, मतलब कितना एरिया कन्वर्ट वो कर रहा है इंटरवल ऑफ टाइम का, मतलब कितना ले रहा है वो, ये बताना चाहते हैं। मतलब लॉ फर्स्ट लॉ क्या दिया थे, ऑर्बिट के ऊपर सारे घूमते हैं, और एक वन ऑफ द फोकस होता है पॉइंट, और इसमें क्या है, द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सन टू अ प्लैनेट स्वीप इक्वल एरियाज, मतलब हर एक इक्वल एरियाज का इक्वल एरियाज दिया है भाई, ये सारा पार्ट तुमको ऐसा समझ में नहीं आएगा, रुको एक सेकेंड। ये देखो, ये एक हो गया उसका डायरेक्शन, रेडियस वेक्टर, ये क्या है, रेडियस वेक्टर, और ये एक रेडियस वेक्टर, और इसके अंदर का जितना पार्ट है पूरा एरिया, इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और ये हर टाइम चेंज होते रहता है, मतलब सर्कल घूमते जाओगे प्लैनेट तो उसका एरिया भी चेंज होता जाएगा, ऐसा सीन है। यही निके तुम्हारा सेकेंड लॉ है। अब थर्ड लॉ की तरफ चलते हैं, बहुत इजी है यार, कुछ भी नहीं है इसमें।
द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द प्लैनेट टू द सन। द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट, जब स्क्वायर टाइम मतलब स्क्वायर टाइम का मतलब स्क्वायर टाइम पीरियड मतलब टाइम ही समझो, प्लैनेट के बारे में बता रहा है। इज़ प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर, मतलब उसके ऊपर मतलब प्रोपोर्शनल है, वो क्यूब के ऊपर प्रोपोर्शनल होगा सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द प्लैनेट टू द सन, मतलब प्लैनेट की सेमी मेजर एक्सिस मतलब जैसे एक्स वाई एक्सिस एक्स एक्सिस होती है ना, वैसे इसकी सेमी मेजर एक्सिस है, उस पर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाला है टू द सन, उसको सन से प्रोपोर्शनल कर देगा वो। समझा? अगर नहीं समझा तो यार इसको ना थोड़ा रट लो, क्योंकि जब हमको भी पढ़ाए थे ना थर्ड लॉ, तब हमको भी नहीं समझा था अच्छे से। तो एक बार तुम पढ़ लेना इसको अच्छे से, रट लो, कुछ भी कर लो इसको। लेकिन ये 2 लॉ मैंने तुमको अच्छे से बता दिए, ये तीसरा लॉ तुमको शायद थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, तुम लोग इसको 1-2 बार पढ़ोगे ना तो समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखो, न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन स्टेट्स दैट एवरी पार्टिकल्स अट्रैक्ट एवरी अदर पार्टिकल। बताया था मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, क्या करता है, अर्थ क्या करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है और हर ऑब्जेक्ट को नीचे खींच के रखती है। समझ में आया? नीचे अट्रैक्ट करती है, वही बताना चाहते हैं। कोई भी पार्टिकल हो, कोई भी ऑब्जेक्ट क्यों ना हो, वो नीचे खींचा जाएगा। इन द यूनिवर्स विथ force directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of the distance between them। मतलब उसका मास कुछ भी हो, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब उसका स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम पे डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। समझ में आया? मतलब कितना भी मास हो उसका, तब भी वो नीचे खींचा जाएगा। मतलब पार्टिकल क्या एकदम ही नॉन मासेबल होता है, तो क्या होता है कि वो एकदम धीरे धीरे नीचे आते हैं। तो ये तो देखा होगा ना तुमने डस्ट पार्टिकल्स, तुम घर में कभी झाड़ू लगाए हो तो डस्ट वगैरह देखे होंगे तुमने, बहुत सारी जमा हो जाती है, सन लाइट के थ्रू दिखाई देती है, तो हवा में उड़ रही है। ऐसा नहीं है कि उनके पास वेट नहीं है, वेट है लेकिन बहुत कम है, इस वजह से वो धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं। समझा आपको? ऐसा सीन है। चलो आगे चलते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स। ये जो टॉपिक था ना, हम लोग 2020 में 10th क्लास में थे, तब ये टॉपिक हमको स्किप कर दिया गया था, तभी मैं तुमको एक टॉपिक पढ़ा देता हूँ। द कंपोनेंट ऑफ एनी नेट फोर्स डैट कॉजेज सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड एज सेंट्रिपिटल फोर्स। बताया वो कुछ भी नहीं है। देखो, सर्कुलर मोशन में घूम रहा है और कौन सा फोर्स लग रहा है उसको सेंट्रिपिटल फोर्स नॉर्मल बताया हूँ। When the net force is equal to the centripetal force, उसका नेट फोर्स इक्वल होगा सेंट्रिपिटल फोर्स से, बताया नॉर्मल है। एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट, और हमेशा इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ना हमेशा कांस्टेंट ही होगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन रिजल्ट्स द डायरेक्शन ऑफ अ सेंट्रिपिटल फोर्स इज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ रोटेशन। सेंटर ऑफ रोटेशन पे डायरेक्शन में देखो, मतलब फोर्स को किधर सेंटर पे लगा रहे हो ना, ये क्या है, ये उसके बाजू में क्या घूम रहा है, पत्थर घूम रहा है, तो फोर्स सेंटर में लग रहा है ना, सेंटर ऑफ रोटेशन। द सेम एज फॉर सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, और ये भी सेम टू सेम रहेगा सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन के लिए। मतलब टॉपिक इतना इजी था, तब भी हमको ये टॉपिक दिए नहीं थे, हम लोग पढ़ लेते थे, वैसे कुछ ज़्यादा तो था नहीं इसमें, फालतू का सिलेबस रिड्यूस किया गया, मतलब ऐसा समझ के चलो। चलो हाई एंड लो टाइड्स देखते हैं। They are caused by the gravitational force exerted on the earth by the moon। बोला था मैंने, मून जिस साइड में जाएगा तो उसकी हाई एंड लो टाइड्स, ये नहीं बताया था मैंने लो टाइड्स के बारे में, बट मैंने बताया था कि फोर्स एक्ट होगा, मून के वजह से भी होता है कभी कभी। दे आर कभी कभी मतलब मून के वजह से ही होता है फोर्स एक्ट। दे आर कॉज्ड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन द अर्थ बाय द मून। अर्थ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स कॉज होता है वो मून की वजह से होता है, एंड जब मून इधर उधर मूव करता है तब, क्योंकि क्या करता है अपनी सैटेलाइट है ना मून,
तो वो अर्थ के अराउंड घूमती है, इस वजह से होता है। तो इस वजह से हाई एंड लो टाइड्स होते हैं। एंड टू अ लेजर एक्सटेंट द सन, और उससे लेज़र एक्सटेंटेबल है वो। व्हेन द हाईएस्ट पॉइंट इन दी वेव, जब हाईएस्ट पॉइंट मतलब एकदम हाई टाइड होता है, मतलब बड़े बड़े वेव्स आना शुरू हो जाते हैं, तब की बात करें। और द क्रेस्ट रीचेस अ कॉस्ट, द कॉस्ट एक्सपीरियंस अ हाई टाइड, और वो क्या होता है, तुम्हारा हाई टाइड होता है। व्हेन द लोवेस्ट पॉइंट और द थ्रोग रीचेस अ कोस्ट, द कोस्ट एक्सपीरियंसेस एज लो टाइड। मतलब देखो, जब लोवेस्ट पॉइंट होगा तब, और जब लोवेस्ट पॉइंट होगा तब तुम्हारा कौन सा टाइड होने वाला है, लो टाइड होने वाला है। ये तुम्हारा हाई एंड लो टाइड, मतलब जिधर भी जिस डायरेक्शन में तुम्हारा मून मूव करेगा तब उस हिसाब से हाई एंड लो टाइड होने वाला है। ये पढ़ लो, ये इतना भी लिख के चले जाओगे ना, तुमको दे देंगे वो लोग। 3 मार्क का क्वेश्चन होता है, तो इतना भी लिख दोगे ना, आंसर दे देंगे वो आंसर। मतलब 10th में ज़्यादा लिखे भी नहीं ना तो भी तुमको मार्क्स मिल जाता है, ऐसा समझ जाओ। 12th वालों को लगने वाले, मतलब समझ जाओ 12th वालों के लगने वाले। अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स है यार, ये कितने बार यूज़ कर रहे हैं यार ये लोग, ये टॉपिक बार बार रिपीट क्यों हो रहा है। एन इनविजिबल फोर्स दैट पुल्स ऑब्जेक्ट्स टूवर्ड्स ईच अदर, क्योंकि इनविजिबल फोर्स है, मतलब हर फ्रिक्शनल फोर्स वगैरह भी इनविजिबल ही है, बट इसमें दिया हुआ है तो इसलिए मैं तुमको बता रहा हूँ इनविजिबल फोर्स है भाई। डैट पुल्स ऑब्जेक्ट, मतलब उसको उठा भी सकते, उसको ढकल भी सकते। पुल्स ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स ईच अदर, मतलब एक दूसरे से कनेक्ट होते रहते हैं। अर्थ ग्रेविटी इज दैट इज वॉट कीप्स यू ऑन द ग्राउंड एंड वॉट मेक्स थिंग्स फॉल। वही है यार, तुम लोग पढ़ लो यार, ये कितने बार तुमको वो एक ही टॉपिक 10 बार बताऊंगा कि पढ़ लो ये। अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, उसमें बताया था मैग्नीट्यूड वाले में। द अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ फ्री फॉलिंग बॉडी। हाँ, तुम्हारा आगे एक टॉपिक है फ्री फॉल के नाम से, मैं अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फ्री फॉल है क्या। तुम ना क्या करो, बिल्डिंग पे जाओ, मतलब टेरिस पे जाओ, और एक पत्थर लो, उसको बिना फोर्स लगाए नीचे छोड़ दो, तो वो ना फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मतलब बिना कोई फोर्स लगाए वो डायरेक्टली नीचे जा रहा है। मतलब तुम अगर क्या करो, तो तुमने हाथ से कोई फोर्स नहीं लगाया, उसको ऐसे छोड़ दिया, इस वजह से फ्रीली फॉलिंग गया है नीचे। अगर तुम उसे फोर्स लगाते तो वो अलग बात होती, वो फ्रिक्शनल फोर्स के साथ नीचे जाता, बट फ्री फॉलिंग ऑफ बॉडी होगा इसमें, इसलिए अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगेगा उसको। और इट इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होने। और हाँ, ये तुम्हारे न्यूमेरिकल्स में यूज़ होता है, ये तो ये फॉर्मूला नहीं है, ये याद रखो तुम इसका, ठीक है। फॉर अर्थ, ये सिर्फ अर्थ के लिए होता है यूज़। और एक और होता है तुम्हारा 22/7, शायद 22/7 भी होता है, वो भी याद रखना। वो जी की वैल्यू, बिग जी की वैल्यू, स्मॉल जी की वैल्यू है। इट इज़ यूज टू, मैंने कितने टाइम पहले पढ़ा था यार, मेरे को अच्छे से याद भी नहीं, बट इतना भी याद है मैं तुमको बता रहा हूँ। इट इज़ यूज टू मेजर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी। ये किसके लिए यूज़ होता है, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने के लिए। वो देखो, शायद मैं इसके न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाऊँगा, बट देखते, हुआ तो न्यूमेरिकल्स भी करवा दूँगा, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, तुम कहीं और से कर लेना। इट इंडिकेट्स द इंटेंसिटी और ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, ये इंटेंसिटी बताता है ग्रेविटेशनल फील्ड की, समझ में आ गया। और कुछ बताऊँ मैं इसके बारे में, वैसे तो कुछ है ही नहीं बताने के लिए अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बारे में, तो टॉपिक छोटा सा है। अब दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये क्वेश्चन आता है। देयर आर 3 रीजन्स फॉर द चेंज इन वैल्यू ऑफ जी। हाँ देखो, कभी कभी क्या होता है, मतलब हाइट पे चले गए, डेप्थ में चले गए, तो इन्हें क्या होती है, जी की वैल्यू ना चेंज हो जाती है, मतलब स्मॉल जी की वैल्यू चेंज होती रहती है। अब क्यों होता है वो देखो इसमें। द अर्थ इज़ नॉट एग्जैक्टली स्पेरिकल, अर्थ क्या है, एग्जैक्टली स्पेरिकल नहीं है। अब लोग बोलते हैं कि भाई स्पेरिकल है, लेकिन स्पेरिकल नहीं है, ठीक है, स्पेरिकल नहीं है। It bulks at the equator and flat at the poles. So the value of g
इज़ लार्जर एट द पोल्स। वैल्यू ऑफ जी जो है ना लार्जेस्ट है, मतलब पोल्स के, मतलब पोल्स के साथ वैल्यू ऑफ जी इज़ लार्जर दैन पोल्स, मतलब पोल्स से बड़े हैं, एंड स्मॉलर एट द इक्वेटर। मतलब इक्वेटर देखो, तुम्हारी जो अर्थ है ना, मैं तुमको सीधे फंडे में बताता हूँ क्या है क्या नहीं। ये देखो सर्क सॉरी, ये तुम्हारी अर्थ है, पकड़ो। देखो उसने क्या बोला, पोल्स बोला ना, तो पोल्स क्या हो गया, ये क्या हो गया तुम्हारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो इस पे चेंज होगा, मतलब तुम ऊपर जाओगे तो तुम्हारा जी की वैल्यू चेंज हो जाएंगी, और नीचे जाओगे तो चेंज होंगी। ये बोलने का मतलब है द इक्वेटर एंड फ्लैट एट द पोल, यानी लार्जर बताया। देखो इसने लार्जर एट द पोल्स एंड स्मॉलर एट द इक्वेटर, और ये जो इक्वेटर है ना उसमें स्मॉलर रहेंगे, मतलब इक्वेटर में जितने भी आते हैं कंट्रीज़ वगैरह वो इक्वेटर में, मतलब स्मॉलर एट इक्वेटर होगा, ठीक है। क्या लिखते पे साले स्पेलिंग मिस्टेक। चेंज इन हाइट, अगर हाइट में वैल्यू ऑफ जी चेंज होंगी तो कैसा होगा, उसकी क्या होंगी, ये तो लिखा नहीं है इसमें, पता नहीं तुम्हारी टेक्स्ट बुक में तुम पढ़ना, डिटेल में लिखा है ये, तो तुम वहाँ पे पढ़ो अच्छे से। एज वी गो अबाउ द सरफेस ऑफ द अर्थ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस एट द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस। जब डिस्टेंस इंक्रीज होगा तब वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज होगा, मतलब हाइट पे जाओगे तो वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज हो जाएगा। सीधी सी बात याद रखो, वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज होगा, मतलब अगर उसकी वैल्यू ऑफ जी कितनी है 9.8 है इक्वेटर पे, तो अगर तुम हाइट पे जाओगे तो 9.77 हो जाएगा, कुछ इतने में हो जाएगा, समझ जाना। और थर्ड क्या है, चेंज इन डेप्थ। अब डेप्थ में जाओगे, मतलब अंदर जाओगे नीचे, तो वो भी चेंज होगा, तब भी चेंज होने वाली है। द रेडियस ऑफ द अर्थ डिक्रीजेस एंड द वैल्यू ऑफ जी इज इंक्रीजेस, मतलब इंक्रीज होगा, नीचे जाओगे तो इंक्रीज होगा और ऊपर जाओगे तो डिक्रीज होगा, ये याद रखना बस। वैल्यू ऑफ जी, जैसे कि देखो हाइट पे गए तो मतलब इक्वेटर पे, मतलब कॉन्स्टेंटली इक्वेटर पे खड़ा है बंदा, तो उसकी वैल्यू ऑफ जी कितनी रहेगी 9.8। अगर हाइट पे गया तो कितनी हो जाएगी 9.77, और अगर डेप्थ में आया तो कुछ समझ के पढ़ो 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएंगी उसकी, समझो। ये एग्जैक्ट वैल्यूज़ हैं, और ये लिख के रखो नोटबुक में, ये एग्जैक्ट वैल्यूज़ बता रहा हूँ मैं तुम लोगों को, जो कि तुमको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए मदद कर सकते हैं। और नेक्स्ट चलो, व्हाट इज़ मास एंड वेट। बता दिया था ना यार मैंने, ये टॉपिक, ये छोटा सा टॉपिक, मास और वेट में अंतर क्या है। देखो मास तुम्हारे बॉडी का है, बॉडी मतलब तुमने तुम्हारा कितना वज़न है वो मास है। और वेट क्या है, देखो मास इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ मैटर। मास क्या है, टोटल अमाउंट, मतलब जितना तुमने खाया है तुम्हारा उतना वेट है, ठीक है। और स्टफ इन एन ऑब्जेक्ट, पढ़ाई करो, ऑब्जेक्ट। वेट इज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। वेट क्या है, फोर्स ऑफ द ग्रेविटी, और कुछ भी नहीं है, बस मास याद रखना तुम्हारा वेट है, मतलब क्या, मास क्या है तुम्हारा वज़न है, और वेट फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। ये फिज़िक्स में अंतर है। तुम लोग बाहर जाते होंगे तो बोल, अरे भैया मेरा वेट 18 किलोग्राम है, तो भाई वो वेट नहीं है, तुम्हारा मास है, ठीक है, और कुछ नहीं है, बस लोगों ने ऐसा बना के रखा है, क्योंकि आजकल के लोगों को पता नहीं है ना, इसलिए। अब ग्रेविटेशनल वेव्स क्या है, अ ग्रेविटेशनल वेव इज़ एन इनविजिबल येट इनक्रेडिबल फास्ट रिपल इन स्पेस। ग्रेविटेशनल वेव्स ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ लाइट। देखो कभी भी ग्रेविटेशनल वेव्स ना स्पीड ऑफ लाइट में ही फॉलो करती, नहीं तो तुम लोग लिख के आ जाओगे स्पीड ऑफ साउंड में, तो भाई साउंड बहुत स्लो होता है और साउंड में फॉलो नहीं करता है, वो सिर्फ लाइट में फ्लो करता है, क्योंकि लाइट की स्पीड पे से आता है, और बहुत फास्ट होती है वो स्पीड। उसकी स्पीड देखो लिमिट कितनी है, 186,000 मील्स पर सेकेंड, मतलब हर एक सेकेंड में इतना फ्लो करती है, समझा तुमको, कि सिर्फ मिली पर सेकेंड पे है। दिस वेव्स स्क्वीज एंड स्ट्रेच एनीथिंग
इन देयर पाथ एज दे पास पे। ये समझा तुमको? मतलब ग्रेविटेशनल वेव्स कैसी रहती है, लाइट की स्पीड पे रहती है। बस इतना याद रखो, लाइट की स्पीड पे रहती है और दिस वेव्स स्क्वीज एंड स्ट्रेच एनीथिंग इन देयर पाथ। समझा? इतना पढ़ा दिया इतना बताया तुमको। ये अगर ये लाइन नहीं समझी होंगी ना तो भाई तुम क्या बोल। चलो आगे चलो। अरे यार ये फ्री फॉल वाला टॉपिक आएगा तुम्हारा। फ्री फॉल इज अ डिफाइंड एज सिचुएशन इन विच एन ऑब्जेक्ट मूव्स ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। बता दिया हो। एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉल। एक्सटर्नल फोर्स एक्ट होगा बॉल पे विच एक्सलरेट its movement. This acceleration of free fall is also known as gravitational acceleration. बता दिया वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वाले पार्ट में फ्री फॉल के बारे में। फ्री फॉल क्या, जाओ ऊपर जाओ, मतलब पर किधर जाना है कुछ जाओ, वहाँ से ना पत्थर को तुम्हारे मुट्ठी से छोड़ दो, मतलब बिना फोर्स लगाए, तो फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो कोई बिना फोर्स लगाए वो नीचे गया, मतलब उसके एक्सटर्नल फोर्स एक्ट होगा, उसके अंदर खुद का ही फोर्स एक्ट होगा। मतलब तुम बिना फोर्स, तुमने कोई फोर्स नहीं लगा लेकिन उसका एक्सटर्नल फोर्स एक्ट होगा। बस यही है फ्री फॉल और कुछ नहीं है। फ्री फॉल इज जस्ट अ डाउनवर्ड मूवमेंट विथ नो इनिशियल फोर्स और वेलोसिटी। बताओ, कोई फोर्स नहीं लगेगा, कोई वेलोसिटी। और दूसरा यहाँ पे एक और पॉइंट, देयरफॉर द फ्री फॉल ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज जस्ट अ नेचुरल फिनोमिनन ऑन अर्थ विदाउट सपोर्ट। ये नेचुरल फिनोमिनन मतलब नेचुरल है ये, तुमने कोई फोर्स नहीं लगाया तो नेचुरली हो गया ना ये है वो। समझा? विदाउट अर्थ विदाउट सपोर्ट, अर्थ के बिना सपोर्ट के। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। Gravitational potential energy is the energy possessed or acquired by an object due to a change in its position when it is present in a gravitational field. ये पूरा पढ़ लो यार, ये पढ़ा दिया हो तुम लोगों को, कितना पढ़ो। इसका वेलोसिटी, ये नया टॉपिक है, रुको तुमको बता दो। इसके इतने पॉइंट्स, ये पॉइंट तुम लोग बाद में पढ़ लेना, बट मेरे ख्याल से ना तुम टेक्स्ट बुक रेफ़र करना है इसके लिए, ये बहुत बड़े बड़े हैं। मैं डायरेक्टली इसका वेलोसिटी बताता हूँ, मेरे को भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है इतने बड़े बड़े। तो क्या है, देखो इसका वेलोसिटी। रॉकेट देखा है, चलो जान दो, दिवाली में जो तुम रॉकेट लगाते हो, रॉकेट क्या करते हैं, अगर नीचे से तुमने उसको अंगार लगाई तो रॉकेट क्या करते हैं, नीचे फोर्स डालता है, मतलब अर्थ पे फोर्स लगाएगा तो वो बंदा ऊपर जाएगा, ऐसा सीन है। मतलब अगर पूरी गैस देखो, तुम्हारा रॉकेट को, मतलब उसकी गैस, तुमने एक एक्सपेरिमेंट किया होगा ना अपनी स्कूल लाइफ में। बॉटल रहती थी, गर्म पानी रहता था आधा, उसके अंदर गैस को भरा जाता था, फिर जैसी गैस को छोड़ा जाता तो वो एकदम फोर्स ली जाती थी डायरेक्ट। ये किया होगा एक्सपेरिमेंट, सेम वही एक्सपेरिमेंट यहाँ पे हो रहा है। मतलब रॉकेट ने क्या किया, नीचे फोर्स लगाया, धरती पे फोर्स लगाया तो ऊपर गया, वो ऊपर उड़ सकता है। ऐसा उस टाइम पे साइंटिस्ट ने दिमाग लगाए थे, और जो कि भाई बहुत बढ़िया दिमाग लगाया बंदे ने, जिसने भी लगाया होगा। और ये लिख के आना है तुमको वहाँ पे, और वो स्केप करके, मतलब वेलोसिटी को स्केप करके जा सकता है, मतलब अर्थ से मून तक जा सकते हैं इसका, ऐसा बताया गया था। और रॉकेट भी इसी तरह से जाता है, मतलब नीचे धरती पे फोर्स लगा के ऊपर उड़ता है। मतलब फोर्स पूरा धरती पे लगना चाहिए, मतलब मैं लैंड पे फोर्स लगेगा तो जाके ऊपर उड़ेगा वो। समझा? इसका वेलोसिटी यही है यार, समझ जाओ। इतने और इजी वे में और कितना समझाओ तुम लोगों को। चलो आगे वो दिखाता हूँ। और कोई टॉपिक बचा है तुम्हारा? वेटलेसनेस इन स्पेस। क्या स्पेस के अंदर वेट होता है? चलो देखते हैं यहाँ पे। एस्ट्रोनॉट्स ऑर्बिटिंग इन स्पेस फील अ सेंस ऑफ वेटलेसनेस बिकॉज देयर इज़ नो एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट फोर्स। वहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स क्या फील करते हैं कि भाई वेटलेसनेस है, मतलब वेट ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि सारी चीज़ें हवा में उड़ती रहती है वहाँ पर। इनफैक्ट उनका जो वो होता है ना रॉकेट, वो भी हवा में रहता है वहाँ पे, जबकि उन लोगों ने इंजन भी बंद कर दिया तब भी मतलब नीचे आता ही नहीं है, सिर्फ हवा में ऐसा
फ्लोट करता रहता है। क्या उधर वेट नहीं है? बिकॉज देयर इज़ नो एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट फोर्स, वहाँ पे कोई एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है। वेट है लेकिन कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है। इन स्पेस पुशिंग और पुलिंग अपॉन देयर बॉडीज़, स्पेस क्या करता है? पुश करता है और पुल करता है बॉडीज़ को। ग्रेविटी इज़ द ओनली फोर्स एक्टिंग अपॉन देयर बॉडी, ग्रेविटी सिर्फ फोर्स एक्ट करती है बॉडी के ऊपर। ग्रेविटी बीइंग एन एक्शन एट अ डिस्टेंस, फोर्स कैनॉट बी फेल्ट एंड देयर फोर वुड नॉट प्रोवाइड एनी सेंसेशन ऑफ वेट। इसलिए जो तो तुमको लगता है कि भाई वेट नहीं है, बट वेट है। वो क्यों ऐसा लगता है तुमको कि भाई वहाँ पर नो एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट फोर्स है, मतलब कोई अंदर से फोर्स नहीं लग रहा है, इस वजह से सबको लगता है कि भाई वेट नहीं, बट वेट है वहाँ पर। ये टॉपिक पढ़ो और ये टॉपिक शायद तुमको 2 मार्क के लिए पूछेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, पता नहीं। तुम ये बार सिलेबस में थोड़ा चेंज हुआ होगा तो 3 मार्क के लिए पूछ सकता है, पढ़ के चले। नहीं तो टेक्स्ट बुक वाला रेफ़र करना ज़्यादा, वो अच्छे से समझ में आएगा। ये भी इजी है, ये भी कर सकते हो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अच्छा लगा है तो लाइक करो, और अच्छा ना लगा है तो डिसलाइक करो, तुम्हारे ऊपर है। और मेरा नाम ऋषि जायसवाल, याद रखो। नेक्स्ट लेक्चर जल्दी आएगा। नेक्स्ट लेक्चर तुमको किस टॉपिक पे चाहिए? टॉपिक नहीं, मतलब किस चैप्टर पे चाहिए वो बता देना। वन शॉट में, मतलब वन शॉट सीरीज शुरू कर दिया हो। ग्रेविटेशन की आ गई है, दूसरी सीरीज दूसरा पार्ट आ जाएगा तुम्हारा बायो का, ठीक है। बायो ले लेता हूँ। बायो मतलब तुम्हारा साइंस 2, वो चल जाएगा ना। पहला चैप्टर ले लेंगे उसमें का, इसका फर्स्ट चैप्टर हो गया, उसका फर्स्ट चैप्टर, फिर ऐसे करते रहेंगे। और अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो इंस्टा पे मैसेज करो, अगर नहीं है तो पढ़ाई करो, चुपचाप पढ़ाई करो और कुछ भी मत करो, टाइम पास बिल्कुल नहीं करना है। चलो ये वीडियो यहीं तक था, चलो बाय, ठीक है।